हेलो एवरीवन, मैं से सात्विक खरे और हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर चल रहा था। अभी तक हमने अपने इस कोर्स में व्हाट इज हिस्ट्री के बारे में जाना, हिस्टोग्राफी के बारे में जाना कि इतिहास लेखन कैसे आगे बढ़ता है और कैसे सब्जेक्ट डेवलप होता है। इसके बाद हमने दूसरी वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ टाइमलाइन के बारे में देखा था कि टाइमलाइन कैसे चलती है, टाइमलाइन कितने टाइप्स की हो सकती है और किस किस समय के हिसाब से क्या क्या टाइमलाइन का ट्रेंड चलता है। फिर हम आगे देखते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हमने लिटरेरी सोर्सेज के बारे में वर्क किया था और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। आर्कियोलॉजिकल को अपने डेप्थ में पढ़ा था, खासकर पॉइंट्स और इंस्क्रिप्शंस को। और लिटरेरी सोर्सेज ग्रेजुअली हम पूरे टॉपिक पढ़ेंगे। इन सब टॉपिक में वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हमें अपना इंक्लूड करता जाएगा टॉपिक। देन और इसके बाद अब जो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है वो है ह्यूमन एवोल्यूशन को लेके। ह्यूमन एवोल्यूशन यहां तक का हमारा जो पार्ट है, ये पूरा फाउंडेशन पार्ट है जो हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे जब हम अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे कोर्स के, कि कैसे हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा, कैसे कोर्स चलेगा। तो उसमें हमने ये कहा था कि ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे फाउंडेशन पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट के बाद से, ह्यूमन एवोल्यूशन के बाद से हमारी बेसिक हिस्ट्री शुरू होती है जहां पे फैक्ट्स मिलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन एवोल्यूशन क्या होता है। अच्छा, आपके मन में कभी ये विचार आया कि हम ऐसे क्यों पैदा हुए? हमारे पास में दो हाथ हैं, दो पैर हैं। कोई आप एक जानवर को देखेंगे तो जानवर को लगेगा कि यार अपन में और इसमें बहुत डिफरेंस है एनिमल्स में। तो ऐसा क्या हुआ कि प्रकृति ने हर किसी को अलग अलग रूप दिया? और अगर हमें ये रूप दिया है तो ये रूप कहां से आया? तो ऐसे ही क्वेश्चंस कई लोगों को उठते थे, बहुत ज्यादा उठते थे। और धीरे धीरे करके इसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डील करते करते एंथ्रोपोलॉजी टॉपिक आता है जहां पे हम पुराने पास्ट को डील करते हैं साइंटिफिक अप्रोच से। तो पहले वर्ड का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि एवोल्यूशन मतलब क्या होता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है जब कोई चेंज लिविंग बीइंग में एक समय के हिसाब से आता जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि आपको याद होगा कि कभी आप कभी ना कभी तो अपने जीवन में मंकी को एज अ ह्यूमन कंपेयर किया होगा कि देखिए हमारा जीवन मंकी से आता जाता है, डेवलप हो रहा है। तो ये जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ओवर टाइम है, इसको ही अपन एवोल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। अब आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या ये एवोल्यूशन वर्ड के पहले लोग अपने आप के इस क्वेश्चन को जो मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे पैदा हुए, कैसे आपका एवोल्यूशन हुआ, इस पॉइंट को कैसे समझते जब साइंस की हेल्प नहीं थी? तो क्या होता है, देखिए, हर धर्म में अलग अलग कहानियां हैं। अलग अलग कहानियां क्यों हैं? लोगों के मन में क्वेश्चंस आए। लोगों का जब कॉग्निटिव लेवल बढ़ता जाता है, एक विचारात्मक सोच बढ़ती आती है, एक खोज की तरफ आदमी जाने लगता है, तो उनके पास में कई क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही क्वेश्चंस जनरल था और ये हर जगह आपको मिलेगा। हर धर्म, हर रिलीजन, हर कंट्री में एक अलग अलग कहानी के रूप में मिलेगा कि सबने पूछा है कि भाई हम आए कैसे धरती पर एज अ ह्यूमन। हम धरती पर कैसे आए? क्या हमारे एंसेस्टर्स जानवर ही थे? क्या हमारे जानवर से ही हमारी उत्पत्ति हुई है? सबने पूछा। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे अब जो टेक्स्ट लिखी जा रही थी उस टाइम पे वो ज्यादातर रिलीजन सेंटर्ड टेक्स्ट थी। तो वैसे ही बाइबल में एक जगह कहा गया है कि गॉड क्रिएटेड द अर्थ एंड एवरीथिंग ऑन इट। ये 6 दिन की प्रोसेस में भगवान ने, गॉड ने हमें बनाया है। ठीक है, एक कहानी है बाइबल में। वैसे ही कई कहानी अलग अलग धर्म में मिलेंगी। अगर आप इंडियन कल्चर में देखेंगे तो आपको मनु की कहानी मिलती है जहां पे कहते हैं मनु सबसे पहले आए थे। इसके बाद में पूरा जो अपना ग्रेजुएशन वो एवोल्यूशन हुआ है वो ग्रेजुअली आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब इन 6 दिन के फेज में भगवान ने स्वर्ग बनाया, हेवन, धरती बनाई, सन बनाया, मून बनाया, वाटर, एनिमल, और आखिरी दिन छठवें दिन भगवान ने ह्यूमन बीइंग बना के अपने 6 दिन के फेज को कंप्लीट किया था। जो हम कह सकते हैं बाइबल में कहा गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स आए हैं वो भगवान की छठवें दिन की देन है। छठवें दिन उन्होंने, भगवान ने ह्यूमन बीइंग की क्रीचर्स को बनाया। डन। और इसमें जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग थे वो एडम और ईव कहा जाता है। आप कहीं पे भी आपको जीवन में एडम और ईव की कहानी पता चलती है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, एवोल्यूशन के बारे में बताती है बाइबल। क्योंकि बाइबल के थ्रू कई आंसर्स दिए जा रहे थे सोसाइटी को कैसे हमारा डेवलपमेंट होता है, तो उसमें एक आंसर एडम और ईव की कहानी के थ्रू बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में इन लोगों को कहते हैं क्रिएशनलिस्ट। मतलब ये लोग जो ज्यादातर रहते थे कि साइंटिफिक अप्रोच को बिलीव नहीं करके एक रिलीजियस अप्रोच को लेकर चलते थे। तो अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक तो थ्योरी अपन के पास है बाइबल की, आगे पहला पॉइंट। ठीक है, अब बात आती है 19th सेंचुरी की। 18-19 सेंचुरी में जब हमारे पास साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट हो रहा था, तो क्या हुआ, साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के कारण हमारे पास में कई खोज होने लगी। हम कई तरह के साइंटिफिक इन्वेंशन करने लगे और उस इन्वेंशन से निकले एवोल्यूशनरी थ्योरिस्ट। मतलब एवोल्यूशन की थ्योरी देने वाले जो थ्योरीज आई वो उनका डेवलपमेंट होता है। लोगों ने अलग अलग फील्ड में वर्क किया। अब क्या होता है, एवोल्यूशनरीज क्या कहते हैं कि जो बाइबल में कहा गया है, प्लांट है, ह्यूमन है, ये नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ एवोल्यूशन में आती है। उन्होंने बाइबल की थ्योरी को क्रॉस किया। कैसे क्रॉस किया? उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास में कोई कॉमन एंसेस्टर एडम और ईव के नाम के नहीं थे, और हमारा जो ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन में, वो स्पीशीज के थ्रू होता जा रहा है, जो कि नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब हम प्रकृति के द्वारा ही आगे बढ़ते आ रहे हैं।
हमें किसी भगवान का इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है कि भगवान ने छठवें दिन हमें जो कहानी बताई गई है, भगवान ने छठवें दिन हमें बनाया है एज ए ह्यूमन क्रिएचर, वो पॉइंट नहीं है। इसके बाद में एवोल्यूशनरिस्ट कहते हैं कि हमारी जो प्राइमरी एंसेस्टर्स है, जो मॉडर्न एज है, जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ता जाता है, और हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में हम और जनरेशन में चेंजेस ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आज जो अपन देख रहे हैं कि भविष्य में मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद हम सेम पोस्चर रखेंगे, क्योंकि जैसे पास्ट हमें दिखाता है कि बहुत पहले अलग पोस्चर था और आज के टाइम पे अलग चल रहा है, तो हम कह सकते हैं फ्यूचर में ग्रेजुअली डेवलपमेंट और होगा। तो हम एक कंटिन्यूस प्रोसेस में एवोल्यूशन की, ये हमें एवोल्यूशनिस्ट बताते हैं। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिबेट चलते थे बहुत ज्यादा। तो जो यूरोपियन ऑथर्स थे, यूरोपियन साइंटिस्ट थे, उनको ये थ्योरी को मानने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वो इस कल्चर से बिलोंग करते, तो इस थ्योरी को मान नहीं पा रहे थे कि भाई साइंटिफिक अप्रोच में ऐसा नहीं है, जो भी चल रहा है बाइबल के तहत चल रहा है। तो इन लोगों को क्या कहा जाता था कि जो एवोल्यूशन की थ्योरीज पे बिलीव कर रहे हैं वो इमोरल है, वो नास्तिक है। ठीक है, अब इस कहानी से हम आगे आपको लिंक करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, कहानी तो आपने पढ़ ली, पहला पॉइंट आपने ये जान लिया कि यहाँ पे पहले अपन गॉड का एग्जाम्पल लेके एक मन की संतुष्टि दे रहे थे टॉपिक को कि कैसे एवोल्यूशन हुआ। दूसरा, जब धीरे धीरे साइंस एंड टेक का डेवलपमेंट है तो थ्योरीज आती हैं। तो थ्योरीज कैसे आती हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए 19th सेंचुरी में जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरीज पे थ्योरीज आ रही थी, कैसे जियोलॉजी में वर्क हुआ, कैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ, लोगों का कैसे आए, स्पीशीज आए, कैसे आए, सब ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। उनमें से मैंने कुछ बुक्स आपके बारे में बताई गई हैं जो अपनी बुक्स काम की हैं और जो उपेंद्र मैम की बुक में डायरेक्टली रेफरेंस के लिए दी गई हैं। तो एक चार्ल्स फेलिस ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी दी थी बुक 1830s में, और इस बुक में क्या कहा गया था कि जो हमारा रिजल्ट चल रहा है कंटिन्यूस प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको एक वर्ड यूज किया कि आज हम जिस स्ट्रक्चर पे हैं, जिस फिजिकल अपीयरेंस में हैं, जरूरी नहीं कि मिलियंस ऑफ ईयर बाद भी हम यही चीज हो। आपने चीज सुनी होगी कि प्रकृति ने यह कहा है कि जो चीज उपयोग नहीं होती है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हटती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में अगर आप मंकी के स्ट्रक्चर को देखोगे तो मंकी से अपन कहते हैं ना कि मंकी से ह्यूमन का एवोल्यूशन होता है, तो वैसे ही मंकी के पास पहले टेल थी, ग्रेजुअली वो टेल धीरे 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 खत्म होती गई। तो ये जो चीजें हैं कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रही हैं। अब देखिए, पर ये तो साइंटिस्ट जियोलॉजी के, तो इन साइंटिस्ट ने अर्थ के ऊपर वर्क किया, अर्थ के सरफेस को जानने की कोशिश करी। अर्थ के सरफेस को कैसे जाना? इन्होंने कहा कि हर चीज किसी न किसी कारण से होती है और हर कारण के पीछे कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं। जैसे अगर इरोजन हो रहा है, अर्थक्वेक हो रहे हैं, वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, इन सब कारणों से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज की उत्पत्ति होती है, एवोल्यूशन होता है और चेंजेस आ जाते हैं इस चीज में। ठीक है, अब इनकी थ्योरी से प्रभावित होकर नेक्स्ट ऑथर आते हैं। नेक्स्ट ऑथर ने क्या कहा? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्योरी दी, ये डार्विन की थ्योरी है। अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है, रिसेंटली एनसीईआरटी बुक में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को हटाया गया है। तो अगर आप करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि चार्ल्स डार्विन का अगर पॉइंट भविष्य में उठता है तो हमें ये एवोल्यूशन का पॉइंट कहीं ना कहीं से इंटरप्रेट करना पड़ेगा अपने आंसर्स में। डन। अब देखिए चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है और ये कहती है कि हर स्पीशीज अपने जब बड़ी होती है, एवोल्यूशन होता है उसका, तो अडोप्टेशन के हिसाब से होता है। अडोप्टेशन मतलब क्या होता है? अगर वो चीज कुछ चीज एक्सेप्ट कर पाती है तो वह आगे बढ़ेगी और नहीं कर पाती तो उसका एवोल्यूशन वहीं पर रुक जाता है। अब देखिए चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को जब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखेंगे तो बहुत डेप्थ मिलेगी। चार्ल्स डार्विन ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में ही वर्क किया, इन्होंने भी ह्यूमन पे अभी आई नहीं है अपन लोग। अभी ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी स्पीशीज, मान लीजिए बटरफ्लाई, अपना एग्जांपल लेके चलते कि बटरफ्लाई की स्पीशीज है और वो स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटेंड होने लगती है, खत्म होने लगती है, क्योंकि वो एक दूसरे इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इन्होंने सीधे कहा है कि वही व्यक्ति, वही स्पीशीज आगे बढ़ पाएगी जो सर्वाइव कर पाएगी हर कंडीशन को। तो ये एक तरह से मोटिवेशन के लिए भी कई लोग चार्ल्स डार्विन की थ्योरी यूज करते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो व्यक्ति सर्वाइव कर जाता है हर इन्वायरमेंट में, हर परिस्थिति में, वही आगे बढ़ जाता है। तो वैसे स्पीशीज के साथ भी कहानी थी, जो स्पीशीज, जो टाइप ऑफ स्पीशीज सर्वाइव कर गई अपने प्राकृतिक एनवायरनमेंट में, इवेंट्स में, तो वही आगे बढ़ जाती है, बाकी दूसरी नहीं बढ़ पाती। तो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्पीशीज आई, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ, कोई ना कोई कारण से हुआ, तो उस कारण के कारण जब उसका एवोल्यूशन होता है तो एवोल्यूशन के बाद में अगर वो एनवायरनमेंट के साथ फिट बैठ पाती है, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट फाइट कर पाती है, तो वो आगे उसका स्पीशीज आगे जनरेशन वाइज जनरेशन बढ़ने लगती है और उसका एवोल्यूशन होने लगता है। तो चार्ल्स डार्विन ने इस बुक में ये भी कहा है कि कई स्पीशीज ऐसी रही हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे अपन कह सकते हैं डायनासोर की बात कही जाती है, तो डायनासोर को क्या कहा जाता है कि डायनासोर आए थे और एक्सटेंट होने के पीछे कुछ ना कुछ जियोलॉजिकल रीजंस थे, जैसे अर्थक्वेक आ जाना, वोल्केनो इरप्शन होना, या फिर कोई चेंजेस आना जिस कारण से डायनासोर का ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगा। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज आई हैं जो अब हमारे पास में नहीं है बट पहले के टाइम पे वो थी, उनके हमारे पास में जियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कई स्पीशीज आई, खत्म हो गई, और जो फिटेस्ट थी वो आज भी आगे बढ़ती जा रही हैं।
तो इसी फेज में हम आगे बढ़ते हैं। डार्विन्स की थ्योरी के बाद में थॉमस ने एक थ्योरी दी 1863 में। इन्होंने कहा मैन्स प्लेस एविडेंस एज अ मैन प्लेस इन नेचर। अब इन्होंने पहली बुक ऐसी लिखी जिसमें ह्यूमन के बारे में बात की, ह्यूमन एज अ मैन के रूप में बात करी। इन्होंने डार्विन्स की थ्योरी को ही बढ़ाया आगे और इन्होंने कहा कि जो हमारे कॉमन एंसेस्टर्स हैं वो एप्स के ही कंपैरिजन में कॉमन एंसेस्टर्स को उन्होंने कहा है। मतलब जो एप मतलब होता है जो एक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बीइंग टाइप लगता है, हम आगे पढ़ेंगे। ये पहली बुक थी जिसमें ह्यूमन के बारे में चर्चा करी गई। और जो ऊपर की बुक्स हैं यहाँ पे अपन ने देखा अर्थ के बारे में बात करी, अर्थ की खोज करी। दूसरी बुक में हमें स्पीशीज के बारे में पता चलता है, इसमें हर प्रकार के स्पीशीज की चर्चा करते हैं कि कैसे बटरफ्लाई का डेवलपमेंट होता है, कैसे रेप्टाइल्स का होता है, तो वो स्पीशीज को लेके ओरिएंटेशन में थी। और इस बुक में हमें सबसे पहली बार ह्यूमन की बात पता चलती है। ठीक है, इट डिस्कस मच अबाउट एनाटॉमिकल एंड अदर एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन। मतलब इस बुक में ह्यूमन के बारे में जरा जानकारी मिलती है। अब देखिए एक पॉइंट, कैसे हिस्ट्री राइटिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे, कैसे हिस्ट्री राइटिंग हमारे ग्रेजुअली सब्जेक्ट में आगे बढ़ती है, वैसे ही यहाँ पे भी जब किसी चीज का लेखन होता है, लेखन मतलब होता है जैसे मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी की राइटिंग हो रही थी, कैसे राइटिंग इंटरप्रिटेशंस को चेंज कर देती है, कैसे अपन बाइबल से हट के साइंटिफिक अप्रोच में आ गए, कैसे हम ग्रेजुअली अपना एवोल्यूशन कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट। तो ये हमें पता चलता है कि धीरे धीरे हर चीज की एक टाइमलाइन होती है। जैसे बाइबल से हटके फिर हम आए साइंटिफिक अप्रोच में, साइंटिफिक अप्रोच में मल्टीपल ऑथर्स ने अपने बुक्स दी, उन ऑथर्स की बुक्स को भी समराइज करके हमने एक पॉइंट निकाला कि यहाँ से हम ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। और आज यही टॉपिक हम अपने हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं। डन। अब आगे पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन एवोल्यूशन होता है और इसको एक एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारी अर्थ को जियोलॉजिस्ट ने लगभग 4 फेज में डिवाइड किया है। अब ये जो चार्ट है ये उपेंद्र मैम की बुक का चार्ट है, आप इजीली अगर बुक पढ़ रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने डाला भी है। अब देखिए, इस चार्ट को थोड़ी गहराई से देखने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास में ऑथर्स ने 4 एरा बांटे हैं। ये आपको एरा दिख रहे होंगे, 4 एरा है। पहला यहां से स्टार्ट होता है जैसे प्री कैम्ब्रियन, जहां पे ओरिजिन ऑफ अर्थ होता है, और इसके बाद में ग्रेजुअली फेलाजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। हमारे पास में 4 एरा आ गए। अब 4 एरा को भी हमने पीरियड्स में डिफाइन किया है। जैसे ये कुछ पीरियड्स हो गए यहां से यहां तक के। फिर जोरासिक वाला पीरियड चलता है जहां पे हमें डायनासोर्स के एविडेंस मिलते हैं। आपने कभी सोचा जोरासिक मूवी देखी होगी, जोरासिक पार्क मूवी, जहां पे डायनासोर्स की बात चलती है, तो वहां पे जोरासिक वर्क उठाया गया है, वो यहां से ही उठाया गया है। अब अगर कभी भी आप नेक्स्ट टाइम जोरासिक मूवी देखेंगे तो आप मन में एक विचार लेके आइए कि इस टाइम पे अर्थ का मेसोजोइक फेज चल रहा है जहां पे डायनासोर्स डोमिनेंस में है, और ग्रेजुअली देखिए धीरे धीरे करके इनका डिक्रीजिंग फॉर्म भी आ जाता है। और इसके बाद में सेनोजोइक फेज आता है। सेनोजोइक को 2 फेज में डिवाइड करते हैं, टर्शियरी और क्वाइनेटरी। इसके बाद में इन पीरियड को भी सब डिवाइड किया जाता है, इनको 7 अप्रोचेस में डिवाइड करते हैं। कैसे, देखिए, पहले हमने 4 अप्रोचेस डिवाइड करी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाइनेटरी। देखिए, ठीक है। अब इस 4 फेजेस में अपन ने सेनोजोइक को 2 पार्ट में डिवाइड किया। सेनोजोइक देखिए ये है, इसमें आता है रिसेंट और पैलेस्टोसीन। रिसेंट मतलब हो जाता है होलोसीन, और इसके पहले वाला जो फेज है उसको अपन कहते हैं पैलेस्टोसीन। देखिए, होलोसीन मतलब होता है ये वाला फेज जब ह्यूमन की बात आ रही है। पैलेस्टीन मतलब हो गया आइस एज। अब आइस एज के बारे में थोड़ा धीरे धीरे हम आगे बढ़े पढ़ेंगे, और यही 2 फेज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन के एविडेंसेस मिलते हैं। डन। तो अब देखिए, एक्सपेंशन ऑफ मॉडर्न एज ह्यूमन, यहां से हमारा मॉडर्निटी बढ़ती है और धीरे धीरे मॉडर्न ह्यूमंस यहाँ पे आ जाते हैं, जो आज के टाइम पे रिसेंट फेज चल रहा है। तो पहले हमने अर्थ को 4 फेज में डिवाइड किया। उस चौथे फेज में सबसे नया वाला फेज जो है हमारा ये वाला है, सेनोजोइक फेज। सेनोजोइक को अपन ने 7 अप्रोचेस में डिवाइड किया। 7 अप्रोचेस में से लास्ट 2 अप्रोचेस हैं, मतलब यहां से ऊपर जाते जाते जो लास्ट 2 अप्रोचेस हैं ये हमारे काम की हैं, जो पैलेस्टोसीन और होलोसीन में आती है, जिसको अपन पोस्ट आइस एज कहते हैं और आइस एज कहते हैं। ये पहले का है, ये बाद का है। तो जो रिसेंट वाला है वो होलोसीन आएगा, रिसेंट में हमारा होलोसीन आएगा। और इन्हीं दोनों फेज में अर्ली ह्यूमन से मिलते हैं। जो स्टोन एज का पॉइंट चलता है ना हमारा, स्टोन एज इन दोनों एजेस के बीच की बात चलती है। स्टोन एज हमारी सेनोजोइक एज की बात करती है। सेनोजोइक में भी कौन सी एजेस, लास्ट 2 अप्रोचेस। तो इन दोनों के बाद में हम पूरी पढ़ेंगे। जब हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा डेप्थ पढ़ते चलेंगे, कैसे एनवायरमेंटल चेंजेस आए, कैसे आइस एज आगे बढ़ती है, और इन्हीं के थ्रू हम अपने एवोल्यूशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर सर्च करते हैं, फॉसिल्स के बारे में जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं। अब देखिए, आज जो हम अपने स्ट्रक्चर को देखते हैं वो स्ट्रक्चर ऐसे ग्रेजुअली डेवलप होता है। पहले ऑस्ट्रालोपिटेकस आते हैं,
फिर होमो हेबिलिस आते हैं, ऐसे करते करते होमो सेपियन आते हैं। आज के टाइम पे जो मॉडर्न मैन है वो ये कैटेगरी में आता है, मॉडर्न मैन। देन अब एक एक करके इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कि कौन कैसे डेवलप होता है। अब देखिए, ये एप लाइक स्ट्रक्चर है और ये जनरली ह्यूमन कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज लेते हैं। एप लाइक मतलब क्या कि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा एप जैसा दिखता है, बंदर जैसा फील होता है कि ये ग्रेजुएट डेवलप हो रहे हैं। अब इनकी जो ब्रेन साइज है, अब देखिए ब्रेन की साइज है, इनकी फेस स्ट्रक्चर से देख के चलते हैं, 400 क्यूबिक सेंटीमीटर है, मतलब इनका ब्रेन छोटा है। आप कभी कभी सुनते होंगे ना, जब कोई आपसे गुस्से में कमेंट करता है कि भाई तुम्हारे अंदर तो बुद्धि नहीं है, तुम्हारा छोटा दिमाग है, वो आप यही पॉइंट जोड़ सकते हैं कि छोटा दिमाग मतलब ये कह रहा है कि इनके अंदर सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी लेस कंपेयर टू नाउ है, थोड़ी कम शक्ति है सोचने समझने की। ठीक है, अब देखिए ये दो पैर पे चल रहे हैं, ये वॉकिंग ऑन टू लेग्स। अब पहले के टाइम पे आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आप मंकी को ऑब्जर्व करेंगे तो मंकी अपने दोनों चारों पैर को फोकस होकर चलता है, ज्यादातर देखा होगा दोनों पैर चारों पैर का भी यूज करने लगता है। वैसे ही यहाँ पे जो व्यक्ति हैं या फिर जो कैटेगरी ऑफ स्पीशीज है, ये अपनी अभी ब्रेन केस छोटा लेके चले, दो पैर पे चलना शुरू कर दी है। अब इनका जो पेट है, पेट वाला स्ट्रक्चर देखिए आप, पेट राउंडेड फॉर्म में है। और अभी देखिए वी हैव अ फ्लैट शेप इन अ पोस्चर, हमारा चेस्ट है थोड़ा फ्लैट होता जाता है। दूसरी बात, ये इनको प्रोटो ह्यूमन की कैटेगरी में डाला गया है। प्रोटो ह्यूमन समझते हैं क्या, मतलब ह्यूमन के पहले वाला फेस। डन। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो हमारी आती है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जनरली साउथ अफ्रीका में अपन को मिलते हैं। ये पहले ह्यूमन होते हैं और इनका कॉग्निटिव लेवल बढ़ जाता है। कॉग्निटिव मतलब क्या, सोचने शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है। ये स्टोन टूल्स को कुछ ना कुछ तोड़ने लगते हैं और हल्का फुल्का यूज करने लगते। देखिए यहाँ पे इनके हाथ में स्टोन आ गया, तो स्टोन देख के आप कह सकते हो थोड़ा सा मानसिक बुद्धि पे विकास आ जाता है। इनका ब्रेन केस 500 से 700 सेंटीमीटर क्यूबिक रहता है, मतलब क्या कि इनका दिमाग थोड़ा बढ़ गया। धीरे धीरे हम इन चारों पॉइंट्स को देखेंगे कैसे ब्रेन साइज में डिफरेंस आता है, और इनको अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट ह्यूमन का स्ट्रक्चर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेजुअली ह्यूमन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होंगे। इसके बाद में आते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस कौन थे? होमो इरेक्टस मतलब होते हैं कि इनका अब जो पोस्चर है, झुका होने की जगह थोड़ा इरेक्टेड पोजीशन में जा रहे हैं, इनकी स्पाइन इरेक्ट हो रही है, थोड़ी स्ट्रेट हो रही है। इनका ब्रेन केस बढ़ रहा है। ब्रेन केस मतलब क्या, दिमाग का शेप जो है वो बढ़ रहा है। देखते चलिए, आप इसको कंपेयर करिए, इसको कंपेयर करिए। यहाँ पे 800 से 1200 क्यूबिक सेंटीमीटर हो रहा है। अब जब ब्रेन की साइज बढ़ रही है तो इनका कॉग्निटिव लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। कॉग्निटिव लेवल इंक्रीज हो रहा है और देखिए इसके हाथ में फायर दिखती है, इनके पास में फायर का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब इनके पास में सोचने की शक्ति बढ़ रही है। जो इस टाइप में आ रहे हैं इनके पास, जो इस टाइप के अपने ह्यूमन बीइंग्स हैं एवोल्यूशन में, तो उनको सोचने शक्ति की बढ़ रही है। ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, टूल्स भी बनाने लगते हैं, नए नए टूल्स बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो स्टोन एज का फेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ से लिंक होना शुरू हो जाता है। अभी बहुत लंबा लंबा फेज चलते थे, मतलब चाइना, साउथ अफ्रीका, ये साउथ एशिया, यहाँ तक में इनके एविडेंसेस मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत लंबा लंबा ट्रैवल करते थे। इसके बाद में आते हैं हमारे नेक्स्ट, तो इनको कहते हैं होमो स्पेशियस नेदलिस। तो इनके साथ में वर्क क्या था कि सेंट्रल एशिया और यूरोप में ज्यादा मिलते हैं। इनकी ब्रेन साइज ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए इनके कंपैरिजन में देखिए कितनी ब्रेन साइज बढ़ गई है। अब ब्रेन साइज बढ़ना मतलब कॉग्निटिव लेवल बढ़ना, इमोशंस बढ़ना और एक इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ना, मतलब थोड़ा थोड़ा इनके पास में अप्रोच आ रही थी कि कैसे अपन कोई चीज को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, क्या अच्छा है खाने के लिए, क्या बुरा है खाने के लिए, क्या किससे हमें नुकसान है, किससे फायदा होता है, ये सब चीजें इनके अंदर आ रही थी। धीरे धीरे करके अब इनके साथ एक कहानी क्या है कि हमें ये पता नहीं चलता है कि क्या ये इनके अंदर ही डेवलप हो गए या फिर इनकी स्पीशीज ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट हो गई। एक्सटिंक्ट मतलब क्या कि हम कहते हैं ना कि कभी कभी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली कहानी होती है तो कोई स्पीशीज वर्क नहीं कर पाती है। तो वैसे हो सकता है कि ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हो, डायरेक्ट सीधे हमारे पास में ग्रेजुअली इनका एवोल्यूशन इसमें हो गया हो। बट अधिकतर ये कहा जाता है थ्योरीज में कि इनका एवोल्यूशन होमोस्पेशियन स्पीशीज की कैटेगरी में हो जाता है। अब पॉइंट आता है होमोस्पेशियन स्पीशीज कौन है? इन कैटेगरी में आज के टाइम पे जो मॉडर्न ह्यूमन है वो आते हैं। आज आप इसको अपने आप से कंपेयर कर सकते हो, फुल फ्लेज ह्यूमन मैन है। ये अपर पैलियोलिथिक एज में डेवलप होने लगते हैं। अब जब हम स्टोन एज पढ़ेंगे, स्टोन एज में हम वर्ड यूज करेंगे पैलियोलिथिक एज, तो उसमें हम पता चल जाएगा कि कौन कौन से कैसे एजेस में डेवलपमेंट हो रहा है। डन। और इसके बाद आते हैं कि इनके अंदर जो बोन्स है उसमें डेवलपमेंट होता है, कई प्रकार के बोन्स में डेवलपमेंट होता है और ये डिफरेंट प्रकार के स्टोन टूल्स यूज करने लगते हैं। अब इनका ब्रेन केस 1200 से 2000 सेंटीमीटर हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका मानसिक बुद्धि बहुत अच्छा हो गया होगा और धीरे धीरे करके कॉग्निटिव लेवल हाई हो रहा है। तो जब हम ये सीरीज पढ़ते हैं पूरी, तो हमें पता चलता है कैसे कैसे लोगों का डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे ग्रेजुअली चीजें आगे बढ़ती हैं एवोल्यूशन वाइज ऑफ ह्यूमन। अब ये टॉपिक हिस्ट्री में पढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? एक बार सोच के देखिए कि जब अपन इतिहास लेखन करते हैं और इतिहास की दृष्टि से चीज देखते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इंसान की मानसिक बुद्धि कैसे डेवलप होती है, क्योंकि जब हम स्टोन एज पढ़ेंगे तो यहां से हमारा फेस स्टोन एज का आ जाता है।
तो कैसे इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है स्टोन एज को, कैसे कॉग्निटिव लेवल अफेक्ट करता है स्टोन एज को, कैसे ग्रेजुअली चीजें आगे बढ़ती हैं, इन सब के बीच बहुत ज्यादा टाइम फेस का डिफरेंस है। आप ये मत सोचिए कुछ साल का डिफरेंस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात चल रही है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर, थाउजेंड ऑफ ईयर्स की बात चल रही है ग्रेजुअली अगर आप देखते चलेंगे। और ये आपको ये आराम से हर बुक्स में अलग अलग मिल जाएंगे, अलग अलग इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि हर किसी बुक में अलग अलग ऑथर से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दी है कि मेरे अनुसार इस टाइम प्लान में हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग ये फेज हो सकता है। वैसे ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते हैं अपनी ह्यूमन एवोल्यूशन में। अब बात आती है कि ये तो जनरली हमने वर्ल्ड के अधिकतर सब फेजेस में देख लिए, बट ह्यूमन में कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो अब ह्यूमन की कहानी देखते हैं, और कहाँ पे, इंडिया में, क्योंकि हमारी हिस्ट्री मेनली फोकस करती है इंडिया में। तो इंडिया में हमें शिवालिक शिवालिक रेंज है, जैसे हमारे हिमालय है, हिमालय की रेंजेस होती हैं, तो यहाँ पे शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज माउंटेन्स है, वहां पे हमें 19th सेंचुरी में फॉसिल्स मिलने लगे हैं एप्स के। और हमें शिवालिक हिल में एक रामापेटिकस और शिवापेटिकस नाम के दो स्कल मिले हैं। मतलब क्या है ये चीज। अब एक चीज आपको बता दूं थोड़ा सा, कि जो आज के टाइम पे आप मॉडर्न इमेजिन कर रहे होंगे कि कैसे स्कल्पचर्स मिले होंगे, कैसे स्केलेटन मिले होंगे, तो पूरा स्केलेटन नहीं मिलता था, कुछ सिमिलर पार्ट मिलते थे। जैसे मान लीजिए अपन कह सकते हैं ये हमारे जो हेड वाला पोर्शन है वो होगा, तो इस हेड वाले पोर्शन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट इमेजिन करते थे कौन से फेज की बात हो सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको पूरे हाथ पैर सब चीजें पूरे एज इट इज मिली होंगी, कुछ कुछ चीजें मिली होंगी, उस हिसाब से उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशंस दी हैं चीजों की। तो पहला हमें रेमापेटिकस, शिवापेटिकस, इनको गॉड्स ऑफ शिवालिक भी कहते थे, गॉड्स ऑफ शिवालिक कई बुक्स में टाइटल दिया गया है, और 2.2 मिलियन ईयर ओल्ड के बारे में बात है। अब इनकी कई सिमिलरिटीज मिलती हैं, एशिया में मिलती हैं, अफ्रीका में मिलती हैं, यूरोप में मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद में तमिलनाडु में ओरे डिस्ट्रिक्ट नाम की जगह पे हमें एक बेबी स्कल मिलता है, छोटे बच्चे का मिलता है, जिसको अपन लेटराइट बेबी के नाम से साइंटिस्ट ने टर्म दिया है साइंटिफिक अप्रोच में। ये सेकंड ओल्डेस्ट है, मतलब इसके पहले भी एक ओल्ड है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये पी राजेंद्रन ने एग्जिबिट किया 2001 में। तो आप कह सकते हो जब ये 2001 की बात है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली और एग्जीबिशन हो रहे होंगे, और कल के दिन हो सकता है हमारे पास में और अच्छे एविडेंसेस मिले इंडिया में, साउदर्न पार्ट में, नॉर्दर्न पार्ट में। तो ग्रेजुअली इस चीज का भी एवोल्यूशन ऑफ एज सब्जेक्ट होता जा रहा है एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट से। अब जो बच्चा एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहा होगा उसको इस चीज के बारे में जरा डिटेल पता चलती आती है कैसे एवोल्यूशन होता है। फिर हमें पुणे डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, पुणे में महाराष्ट्र में मिलता है, कि जॉ बोन्स मिली हैं, दो फीमेल, एक फीमेल और एक अडल्ट मेल की, जो होमोस्पेशियन कैटेगरी में आते हैं। होमोस्पेशियन मतलब क्या, जो इस कैटेगरी में आते हैं मॉडर्न ह्यूमन वाले में। और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखिए, अब सबसे ओल्डेस्ट बात आती है। ओल्डेस्ट क्या, कि हथनौरा में हमें एक, हथनौरा एक एमपी में जगह है जहां पे एक नर्मदा मैन के बारे में स्केलेटन मिलता है। नर्मदा मैन क्या है, नर्मदा सीहोर डिस्ट्रिक्ट के पास में एमपी में एक स्केलेटन मिलता है जो होमो इरेक्टस के बारे में। अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंडिया में सबसे अर्लीस्ट माना जाता है, ओल्डेस्ट है। देखिए ये वाला स्केलेटन का हमें एग्जांपल मिलता है। अब भाई हमारे पास में इसके स्केलेटन से हमारी भारत में एविडेंसेस मिलना शुरू होते हैं। अब दिक्कत क्या है, इसका केवल एक ही स्केलेटन हमें मिलता है। स्केलेटन इन द सेंस ऑफ व्हाट, कि हमें उसका केवल एक पीस मिला है बोन का। देखिए स्केल ऑफ नर्मदा होमो इरेक्टस। तो इसको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ऑथर्स ने कहा कि भाई हमारे पास तो केवल इसका एक ही एविडेंस मिला है, तो ग्रेजुअली इसको उन्होंने होमोस्पेशियन स्पीशीज की कैटेगरी से पहले इसमें डालने की कोशिश कर दी है कि ये ग्रेजुअली इसी का एवोल्यूशन होगा। बट कभी भी आपको पेपर में आता है होमो इरेक्टस के बारे में, तो आपको नर्मदा मैन का एग्जांपल देना पड़ेगा। सबसे ओल्डेस्ट ये है, फिर ये बेबी स्केलेटन आ जाता है, सेकंड ओल्डेस्ट आ जाता है नर्मदा फॉसिल के बाद में। ऐसे करके हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के एविडेंस इंडिया में मिलते हैं। ये एक मैप है, देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल देखिए, और कई साइट से मिलती हैं, जैसे अफगानिस्तान में हो गया, श्रीलंका मिलता है, बाली लेना केव्स हैं इनके पास मिलता है, फाइयान लेना केव्स है। तो देखिए यहाँ पे ये श्रीलंका वाला एरिया है, यहाँ पे हमें कई एविडेंसेस मिलते हैं। नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है एविडेंसेस। तो हम कह सकते हैं कि भारत में कैसे ग्रेजुअली एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन होता है। अब इसके बाद में एक छोटा सा अलग पॉइंट है एवोल्यूशन को लेके, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए एवोल्यूशन का पार्ट थोड़ा और एक्सपेंड करके हम पढ़ेंगे, हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कैसे इन्वायरमेंट फैक्टर अफेक्ट करता है चेंजेस के लिए, और कैसे ग्रेजुअल चेंजेस बढ़ती हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ज्योग्राफी लिंक कराने की कोशिश करता हूँ। हमारी अर्थ कई फेजेस में गई है, कई फेज मतलब क्या, हमारी अर्थ में बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं, कॉन्टिनेंटल वाइज मूवमेंट हो रहे हैं। सबसे पहले अर्थ हमारी एक प्लेट्यू से निकली थी। देखिए ये फेजेस हैं जो हमने उस टाइमलाइन में पढ़े हैं ना, उपेंद्र मैम की बुक का मैंने टाइमलाइन का यूज किया था, उसमें ये वाले फेजेस दिख रहे हैं, जोरासिक फेज के बारे में दिखाया गया है, प्रेजेंट डे के बारे में आ रहा है। तो हमारे पहले सब कॉन्टिनेंट सेम थे, धीरे धीरे करके कॉन्टिनेंट टूटते गए, और जब टूटते गए फेज आगे बढ़ते गए,
और ग्रेजुअली आज की कंडीशन ये है कि हम इस वाली कंडीशन में आ गए जहाँ पे इंडिया ये वाला पार्ट है और ये है। मतलब ये क्यों टूट रहा है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा अपने जो अर्थ के अंदर मैग्मा है इस कारण से धीरे धीरे करके प्लेट्स टकराती हैं और टकराने के कारण अर्थ में कई चीजें आते हैं, जैसे वॉल्केनो इरप्शन होता है, अर्थक्वेक आते हैं, इन्हीं कारणों से आते हैं और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हमारी प्लेट्स जो है एक दूसरे टकरा गई। देखिए जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास जाके मर्ज होती है और मर्ज होने के कारण यहाँ पे हिमालय बनने लगते हैं। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे पॉइंट कैसे प्रोसेस बढ़ती है आगे। अब ये पॉइंट मैंने क्यों बताया, देखिए क्या होता है कि जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है जोरासिक। अब जोरासिक के टाइम पे तो भाई देखिए आप ये चीज बहुत जुड़ी जुड़ी लग रही है, यहाँ पे तो इंडिया पता ही नहीं चल रहा है। तो ग्रेजुअली जब चीज टूटती है और जोरासिक फेज से आज के फेज को हम जब कंपेयर करते हैं तो हमें कई सिमिलरिटी मिलती है कि जो स्पीशीज यहाँ पे है, जो स्पीशीज यहाँ पे उसके एविडेंस हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो इस तहत हम ये भी जान पाते हैं कि जब ये फेज में जुड़े होंगे आपस में तो स्पीशीज यहाँ वहां होंगी और धीरे धीरे करके जब कॉन्टिनेंट ब्रेक होते गए तो कुछ स्पीशीज यहाँ पे रह गई, कुछ स्पीशीज वहां रह गई। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो उन स्पीशीज में भी सिमिलरिटीज रही बट उनका दूरी बढ़ गई। तो आप ये नहीं कह सकते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि कोई स्पीशीज पर्टिकुलरली अफ्रीका में भी मिलती है, इंडिया में मिलती है उसकी सिमिलरिटी। तो इंडिया और अफ्रीका में क्यों सिमिलरिटी मिलती है, क्योंकि एक टाइम पे दोनों स्पीशीज सिमिलर जगह से जुड़ी थी। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके ये इसका एवोल्यूशन हुआ, अर्थ में भी आगे बढ़ते गए तो स्पीशीज भी अपनी अपनी जगह शिफ्ट हो गई और ज्योग्राफी इंपैक्ट के कारण या तो उस स्पीशीज में डेवलपमेंट हुआ या फिर वो स्पीशीज एक्सटेंट हो गई या फिर अगर एनवायरमेंट से फाइट कर जाती है तो एक नया रूप भी उसके स्पीशीज के अंदर आ जाता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर आया, ग्रेजुअली कॉग्निटिव लेवल बढ़ जाता है। तो वैसे ही हमारा आगे आगे एवोल्यूशन पॉइंट चलता है और इस पॉइंट को आगे हम डेप्थ में धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एवोल्यूशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा और एनवायरमेंट का हम पूरा पॉइंट पढ़ेंगे स्टोनेज से। स्टोनेज मतलब क्या, स्टोनेज में हम देखेंगे कैसे जो अपनी स्टोनेज डिवाइड होती है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक में, पेलियोलिथिक एज में कैसे एनवायरमेंट फैक्टर वर्क करता है। तब मैं थोड़ा और आपको ज्योग्राफी के बारे में लिंक कराऊंगा कि उस टाइम पे कैसी ज्योग्राफी चल रही थी। तो आज का टॉपिक हम यही कंक्लूड करते हैं। अब इस टॉपिक की रेफरेंस में आपको बताऊं कि आपको क्या पढ़ना है। वैसे ये टॉपिक आर एस शर्मा बहुत छोटा दिया है, एक पैराग्राफ में ही, मतलब हमें ख्याल से मेरे ख्याल से एक पेज में कंक्लूड कर दिया है। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की एग्जाम में नीड नहीं है, एक ओवरव्यू लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये ओवरव्यू हमारे स्टोनेज में नीड है बहुत ज्यादा, क्योंकि कैसे स्टोनेज में लोगों का कॉग्निटिव लेवल बढ़ता है ये हमें इस चैप्टर से पता चलता है। तो इस टॉपिक के लिए मैं आपसे कहूंगा आर एस शर्मा पढ़िए। आर एस शर्मा का आपको एवोल्यूशन वाला चैप्टर मिलेगा, ह्यूमन एवोल्यूशन, और उस चैप्टर में आपको पहला पेज में केवल एक ही पैराग्राफ दिया गया, वहीं तक ही आप लिमिट रखिए। और जहां तक है आपको बस ये जानने की आवश्यकता रहेगी कि कौन सी कैटेगरी में क्या स्पेशलिटीज थी, ब्रेन साइज हो गई, और अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब आप देखेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी चीज कब मिलती है। अब थोड़ा सा इनके टर्म्स थोड़े से डिफिकल्ट की बायोलॉजिकल टर्म्स है, तो अगर आप को लग रहा है कि टर्म्स कठिन है तो इतना ज्यादा फोकस होकर नहीं देखिए, क्योंकि आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्पीसीज एग्जिस्टेंस में कहाँ मिली है और कब मिली है, किसने एग्जीबिशन किया है और कैसे उस चीज का एज ए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीजें पता चलती हैं। तो आज का सेशन हम यही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे अब थोड़ी हिस्ट्री को अपन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और यहां से एक्चुअली हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, क्योंकि अब हम यहाँ पे फैक्ट्स के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, फैक्ट्स के साथ साथ में थोड़ी थ्योरीज पढ़ेंगे और थ्योरीज का इंटरप्रिटेशन करेंगे अपने आगे के सब्जेक्ट्स में कि कैसे उनके एनालिसिस कर पाते हैं। देखिए हो सकता है कि ये पॉइंट्स आपको बोरिंग लग रहे होंगे, क्योंकि बोरिंग लगने का रीजन ये है कि एक तो फाउंडेशन पॉइंट्स हैं जहां पे कहीं की बात कहीं करी जा रही है, दूसरा सबसे अच्छी हिस्ट्री हमें जो अंडरस्टैंडिंग की डेवलप होने लगती है वो होती है इंडस वैली के बाद से, क्योंकि यहाँ से हम अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं प्रेजेंट इवेंट से। अभी यहाँ तक तो बस हम एक इमेजिनेशन के हिसाब से वर्क कर रहे हैं कि कैसे स्कॉलर्स ने वर्क किया, उन स्कॉलर्स के बस को ही आगे बढ़ाते हैं। तो आज से कंक्लूजन करते हैं स्कोर्स का, इस चैप्टर का थर्ड लेसन का। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी नेक्स्ट स्टोनेज पे हम जाएं और पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक से आगे बढ़ते बढ़ते इंडस वैली को कवर करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग द सेशन। थैंक यू एवरीवन, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।